नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन खंडेलवाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्लिनिकल मैथ पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे ब्लड बैंक में होल ब्लड से पीआरबीसी, एफएफपी, आरडीपी, क्रायो प्रेसिपिटेट को अलग किया जाता है, कैसे इनको मैनेज किया जाता है, वह ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हम अक्सर ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से पहले करते हैं। तो चलिए जानते हैं। ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, वह कौन से कंपोनेंट से कौन सा ब्लड प्रोडक्ट बनता है। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल। आरबीसी बॉडी में ऑक्सीजन लेके जाने का काम करती है। आरबीसी से ब्लड बैंक में दो ही ब्लड प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, एक होल ब्लड, दूसरा पीआरबीसी। होल ब्लड आजकल बहुत कम मिलता है क्योंकि एक ही होल ब्लड से अलग अलग कई तरह के ब्लड प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, जिससे कई मरीजों की जान बचाई जा सकती है। डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल से ब्लड बैंक में कोई भी ब्लड प्रोडक्ट नहीं बनता है। डब्ल्यूबीसी को पीआरबीसी के साथ ही ब्लड बैंक में छोड़ दिया जाता है। डब्ल्यूबीसी का साइज आरबीसी से बड़ा होता है। प्लेटलेट। प्लेटलेट ब्लड क्लॉट बनाने में हेल्प करता है। प्लेटलेट से ब्लड बैंक में दो ही ब्लड प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, एक एसडीपी सिंगल डोनर प्लेटलेट, जिसको प्लेटलेट एफेरेसिस भी कहते हैं। एक एसडीपी से 40 to 60,000 प्लेटलेट बढ़ते हैं। दूसरा आरडीपी रैंडम डोनर प्लेटलेट, जिसको प्लेटलेट कंसंट्रेट भी कहते हैं। एक यूनिट आरडीपी से 6 to 10,000 प्लेटलेट बढ़ते हैं। एक एसडीपी में 5 से 6 आरडीपी के बराबर प्लेटलेट होते हैं। प्लाज्मा। प्लाज्मा ब्लड में कोगुलेंट फैक्टर जो ब्लड क्लॉट बनाने का काम करते हैं, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, हार्मोन्स, वेस्ट, इन सब को लेकर जाने का काम करता है। प्लाज्मा से हमें दो ब्लड प्रोडक्ट, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा व क्रायो प्रेसिपिटेट मिलते हैं। ब्लड बैग। आपने देखा होगा ब्लड सैंपल लेने के थोड़ी देर बाद ही ब्लड क्लॉट बन जाता है, लेकिन ब्लड बैग में क्लॉट नहीं बनता। इसके पीछे क्या कारण है, चलो आइए जानते हैं। ब्लड बैग दो टाइप के आते हैं, एक 350 ml जिसके अंदर 49 ml CPDA सॉल्यूशन होता है, दूसरा 450 ml जिसके अंदर 63 ml CPDA सॉल्यूशन होता है, जो आरबीसी की लाइफ को बढ़ाता है। क्या है ये CPDA सॉल्यूशन, चलो आइए जानते हैं। सीट्रेट। ब्लड में आरबीसी कैल्शियम के साथ जुड़कर ब्लड क्लॉट बनाती है। सीट्रेट कैल्शियम को अपने साथ चिपका लेता है, जिससे आरबीसी व कैल्शियम मिलकर ब्लड क्लॉट नहीं बना पाते। जब पेशेंट को पीआरबीसी ट्रांसफ्यूज किया जाता है तो सीट्रेट भी बॉडी में जाकर कैल्शियम को अपने साथ बांध कर रखता है, जिससे कैल्शियम की कमी हो जाती है। इसलिए मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूज करने के बाद इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट देना चाहिए। फॉस्फेट। फॉस्फेट आरबीसी को एनर्जी बनाने में हेल्प करता है, यानी आरबीसी की बैटरी होती है। डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज आरबीसी को एनर्जी देता है, यानी आरबीसी का खाना होता है। एडेनिन। एडेनिन की हेल्प से आरबीसी एनर्जी बनाते हैं, जिससे आरबीसी की लाइफ 21 डेज से बढ़कर 35 डेज तक हो जाती है। ब्लड बैंक इक्विपमेंट। रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूगल मशीन। ब्लड बैग को सेंट्रीफ्यूगल मशीन में रखकर घुमाया जाता है, जिससे ब्लड बैग के अंदर अलग अलग हिस्सों में बंट जाता है। प्लाज्मा एक्सट्रैक्टर। जब ब्लड बैग में अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाता है तो ब्लड बैग को प्रेस करके सबसे ऊपर वाली लेयर को दूसरे ब्लड बैग में निकालने के लिए काम में आता है। एजिटेटर मशीन। यह लगातार मूवमेंट करती रहती है, जिसके अंदर एसडीपी व आरडीपी को रखा जाता है, क्योंकि प्लेटलेट को एक जगह पर स्टेबल करके नहीं रख सकते, नहीं तो प्लेटलेट क्लम्प्स बन जाएंगे, आपस में चिपक जाएंगे। रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में पीआरबीसी व होल ब्लड को रखा जाता है। रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर 2 डिग्री से 6 डिग्री सेल्सियस तक रखना होता है। डीप फ्रीजर। डीप फ्रीजर में टेम्परेचर माइनस में रखना पड़ता है। डीप फ्रीजर में फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा व क्रायो प्रेसिपिटेट को रखा जाता है। अब बात करते हैं कैसे होल ब्लड से फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, पीआरबीसी, एलडीपीआरबीसी, आरडीपी व क्रायो प्रेसिपिटेट को अलग किया जाता है। डोनर से ब्लड लेने के बाद ब्लड बैग को सेंट्रीफ्यूगल मशीन में रखकर सॉफ्ट स्पिन यानी कम स्पीड पर 10 मिनट तक घुमाया जाता है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ब्लड बैग में ब्लड 3 लेयर में डिवाइड हो जाता है। सबसे नीचे आरबीसी, बीच में बफिकोट लेयर जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी व कुछ मात्रा में प्लेटलेट होते हैं, और सबसे ऊपर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जिसमें प्लेटलेट व कोगुलेंट फैक्टर, प्रोटीन, वेस्ट, हार्मोन्स आदि होते हैं। ब्लड बैग को प्लाज्मा एक्सट्रैक्टर मशीन में रखकर प्रेस करके ऊपर वाले हिस्से प्लाज्मा को दूसरे बैग में निकाल लिया जाता है। प्लाज्मा के बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे, सबसे पहले पीआरबीसी के बारे में बात कर लेते हैं। बफी कोट लेयर जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी व कुछ मात्रा में प्लेटलेट होते हैं, उसको आरबीसी के साथ ही मेन बैग में छोड़ दिया जाता है। अब हमें होल ब्लड से पहला ब्लड प्रोडक्ट पीआरबीसी मिल गया है। पीआरबीसी के अंदर एक और सॉल्यूशन सेगम, सलाइन, एडेनिन, ग्लूकोज, मैनिटोल ऐड किया जाता है, जिससे पीआरबीसी की लाइफ 35 डेज से बढ़कर 42 डेज तक हो जाती है। पीआरबीसी में जो व्हाइट ब्लड सेल प्रेजेंट हैं, अगर उनको पीआरबीसी से निकाल दिया जाए तो हमें एक और ब्लड प्रोडक्ट एलडीपीआरबीसी यानी ल्यूकोसाइड डिप्लेटेड पीआरबीसी, इसको ल्यूको रेड्यूस्ड पीआरबीसी या ल्यूको फिल्टर्ड पीआरबीसी भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी का साइज आरबीसी से बड़ा होता है। पीआरबीसी के बीच में एक फिल्टर लगाकर ब्लड को दूसरे ब्लड बैग में ट्रांसफर कर दिया जाता है। 99% डब्ल्यूबीसी को फिल्टर अपने अंदर रोक लेता है। दूसरा तरीका है, पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज करते समय पेशेंट और पीआरबीसी के बीच में फिल्टर लगाया जाता है, जो 99% डब्ल्यूबीसी
BC को अपने अंदर रोक लेता है। फिल्टर काफी महंगे होते हैं, इसलिए इनको ब्लड बैंक में कम यूज किया जाता है। जिस पेशेंट को बार बार माइनर रिएक्शन होते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होता है, जिसको थोड़ी देर बाद फीवर आ जाता है, सर्दी लगने लग जाती है, ऐसे पेशेंट को हम LD-PRBC ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। PRBC व LD-PRBC को होल ब्लड से तुरंत सेपरेट करने के बाद रेफ्रिजरेटर में तुरंत 2 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा जाता है। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जिसको हमने दूसरे बैग में निकाला था, उसको दोबारा सेंट्रीफ्यूगल मशीन में रखकर हाई स्पीड पर 10 से 15 मिनट तक घुमाया जाता है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ब्लड बैग में 2 लेयर बन जाती हैं। नीचे की लेयर प्लेटलेट पैलेट जिसके अंदर प्लेटलेट होते हैं, और ऊपर की लेयर जिसको प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा बोला जाता है, जिसके अंदर कोगुलेंट फैक्टर, प्रोटीन, वेस्ट, हार्मोन्स आदि होते हैं। बैग को प्लाज्मा एक्सट्रैक्टर मशीन में रखकर प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा को दूसरे बैग में निकाल लिया जाता है। मेन बैग में जो प्लेटलेट बचते हैं वो हमारा RDP है। RDP को तुरंत 20 to 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में रूम टेम्परेचर पर एजिटेटर मशीन में रखा जाता है, ताकि प्लेटलेट क्लम्प्स ना बने, आपस में ना चिपके। दूसरे बैग में जो हमने प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा निकाला है, उसको हम -18 डिग्री सेल्सियस पर डीप फ्रीजर में रख देंगे। डीप फ्रीजर में रखने के बाद प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा बिल्कुल बर्फ की तरह हार्ड बन जाता है, जिसको हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा बोलते हैं। जब तक प्लाज्मा डीप फ्रीजर में माइनस टेम्परेचर पर हार्ड कंडीशन में है, तब तक ही हम इसको फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा बोलते हैं। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को जब भी पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करने का प्लान होता है, तो सबसे पहले ब्लड बैंक में फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को डीप फ्रीजर से निकालकर प्लास्टिक बैग में डालकर 37 डिग्री सेल्सियस पर पानी में 20 से 30 मिनट्स तक थॉ किया जाता है, यानी पिघलाया जाता है। थॉ करने के बाद हम इसको फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा नहीं बोलेंगे, हम इसको थो प्लाज्मा बोलेंगे। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को एक बार थो करने के बाद यानी पिघलाने के बाद हम उसको दोबारा माइनस में डीप फ्रीजर में नहीं रख सकते। इसको हम 2 to 6 डिग्री सेल्सियस पर रेफ्रिजरेटर में 24 आवर्स तक स्टोर करके रख सकते हैं। 24 आवर्स के अंदर इसको ट्रांसफ्यूज करना जरूरी होता है। अगर हम 24 आवर्स के अंदर इसको ट्रांसफ्यूज नहीं करते तो इसको डिस्कार्ड करना ही ठीक रहता है। क्रायोप्रेसिपिटेट। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा से ही क्रायोप्रेसिपिटेट को अलग किया जाता है। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को डीप फ्रीजर से निकालकर रेफ्रिजरेटर में 2 to 6 डिग्री सेल्सियस पर 8 to 12 आवर्स के लिए थो किया जाता है, यानी धीरे धीरे पिघलाया जाता है। 12 घंटे के बाद फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल मशीन में रखकर सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ब्लड बैग में 2 लेयर बन जाती हैं। नीचे की लेयर क्रायोप्रेसिपिटेट रिच प्लाज्मा जिसके अंदर कोगुलेंट फैक्टर होते हैं। ऊपर की लेयर क्रायोप्रेसिपिटेट पुअर प्लाज्मा जिसके अंदर प्रोटीन, इम्यूनोग्लोबुलिन बच जाते हैं। क्रायोप्रेसिपिटेट पुअर प्लाज्मा को अक्सर डिस्कार्ड ही किया जाता है, या कुछ फार्मा कंपनियां इनको एल्बुमिन बनाने, इम्यूनोग्लोबुलिन बनाने व रिसर्च के काम में लेती हैं। अब बात करते हैं SDP यानी सिंगल डोनर प्लेटलेट, जिसको प्लेटलेट एफेरेसिस भी कहा जाता है। इसके लिए ब्लड डोनर की वेन में 2 नीडल लगाई जाती हैं। एक नीडल से एफेरेसिस मशीन ब्लड खींचती है। ब्लड से केवल प्लेटलेट निकालने के बाद बाकी बचे हुए ब्लड को वापस से डोनर के शरीर में भेज देती है। प्लेटलेट एफेरेसिस मशीन में एक सेंट्रीफ्यूगल चैम्बर होता है जो लगातार घूमता रहता है। इसमें ब्लड 3 लेयर्स में डिवाइड हो जाता है। प्लेटलेट एफेरेसिस मशीन प्लेटलेट को ही अलग से निकालती है। इसमें 60 to 90 मिनट्स का टाइम लग जाता है। एफेरेसिस मशीन से जिस ब्लड बैग में प्लेटलेट निकाले जाते हैं, वह एजिटेटर मशीन पर कंटिन्यू हिलता रहता है, ताकि प्लेटलेट क्लम्प्स न बन सके, यानी एक दूसरे से चिपक ना सके। SDP को तुरंत 20 to 24 डिग्री सेल्सियस पर एजिटेटर मशीन में रखा जाता है। SDP की सेल्फ लाइफ 5 डेज की होती है। जो डोनर प्लेटलेट डोनेट करता है, 48 आवर्स के बाद उसके प्लेटलेट रिकवर हो जाते हैं। 48 आवर्स के बाद वह दोबारा प्लेटलेट डोनेट कर सकता है। एक साल में ज्यादा से ज्यादा 24 बार प्लेटलेट डोनेट कर सकता है। जो होल ब्लड डोनेट करता है उसकी रिकवरी 6 हफ्ते में हो जाती है। वह 3 महीने के बाद दोबारा ब्लड डोनेट कर सकता है। ब्लड बैंक में होल ब्लड से रूटीन में 2 ब्लड प्रोडक्ट ही निकाले जाते हैं, एक PRBC व दूसरा फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। बाकी के ब्लड प्रोडक्ट SDP, RDP, होल ब्लड आपको ऑन डिमांड ही मिलेंगे, जिसके लिए आपको डोनर भी साथ में लेकर जाना पड़ेगा। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हम अक्सर ब्लड रिसीव करने के बाद हॉस्पिटल में पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करने से पहले करते हैं? SDP व RDP को रेफ्रिजरेटर में रखना या ट्रॉली पर रखकर छोड़ देना। दूसरा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा व PRBC को बंद इंसुलेटेड बॉक्स में रेफ्रिजरेटर में रखना। तीसरा, ब्लड चढ़ाने में 4 घंटे से ज्यादा समय लगाना। चौथा, PRBC को रूम टेम्परेचर पर लाकर या आधे घंटे से ज्यादा बाहर रखकर दोबारा रेफ्रिजरेटर में रखना। हॉस्पिटल में ब्लड रिसीव करने के बाद पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? SDP व RDP को रेफ्रिजरेटर में या ट्रॉली पर एक जगह नहीं रखना होता है। इससे प्लेटलेट क्लम्प्स बन जाते हैं, प्लेटलेट आपस में चिपक जाते हैं। जब तक SDP व RDP पेशेंट को ट्रांसफ्यूज नहीं करते, तब तक बैग को धीरे धीरे हिलाते रहना चाहिए व ट्रांसफ्यूज करते समय भी बैग को बीच बीच में मिक्स करना चाहिए।
पीआरबीसी को रेफ्रिजरेटर में 2 to 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखना होता है। पीआरबीसी को रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालने के बाद टेम्परेचर बढ़ने पर या आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लगने पर पीआरबीसी को ट्रांसफ्यूज ही करना चाहिए। उसको दोबारा रेफ्रिजरेटर में नहीं रखना चाहिए क्योंकि इसमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं और हेमोलाइसिस का रिस्क बढ़ जाता है, यानी आरबीसी टूटने का रिस्क बढ़ जाता है। ब्लड को ब्लड बैंक से हमेशा इंसुलेटेड बॉक्स में ही स्टोर करके मंगवाएं। अगर पीआरबीसी है, होल ब्लड है तो साथ में आइस पैक के साथ देने को बोलें। एसडीपी आरडीपी है तो बगैर आइस पैक के इंसुलेटेड बॉक्स में डालकर देने को बोलें। पेशेंट का अटेंडेंट जब ब्लड बैंक से एसडीपी या आरडीपी लेकर आता है तो उसको समझाकर भेजें कि वो रास्ते में इंसुलेटेड बॉक्स को धीरे धीरे हिलाते हुए लेकर आए। किसी पेशेंट को अगर मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूज करने हैं, जैसे 1 एसडीपी, 4 एफएफपी, 2 पीआरबीसी, तो हम सबसे पहले एसडीपी या आरडीपी को ट्रांसफ्यूज करेंगे क्योंकि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और पीआरबीसी को हम रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन एसडीपी या आरडीपी को नहीं रख सकते। ब्लड को रेफ्रिजरेटर में इंसुलेटेड बॉक्स में बंद कर नहीं रखना चाहिए। इंसुलेटेड बॉक्स को ओपन करके रखना चाहिए ताकि ब्लड का टेम्परेचर मेंटेन रहे। इमरजेंसी में कौन सा ब्लड ग्रुप का एसडीपी ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं? सबसे पहले तो जो पेशेंट का ब्लड ग्रुप है उसी ब्लड का एसडीपी अरेंज करने की कोशिश करें। अगर पेशेंट की जान पर बनी है तो हम एबी ब्लड ग्रुप एसडीपी ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, चाहे पेशेंट का ब्लड ग्रुप कोई भी हो। एबी ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर भी बोलते हैं। एबी प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती, इसलिए एबी ब्लड ग्रुप का एसडीपी सबसे सेफ माना जाता है। इसमें पेशेंट को रिस्क बहुत कम है। अगर किसी को ब्लीडिंग है या किसी भी कारण से किसी पेशेंट को पीआरबीसी या होल ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है, पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है, सेम ब्लड ग्रुप का ब्लड नहीं मिल रहा है, तो हम इमरजेंसी में ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप का पीआरबीसी या होल ब्लड पेशेंट को ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, चाहे पेशेंट का ब्लड ग्रुप कोई भी हो। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है जो किसी भी ब्लड ग्रुप के पेशेंट को ब्लड दे सकता है। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप में ए व बी एंटीजन नहीं होते व आरएसजी एंटीजन डी एब्सेंट होता है, इसलिए यह सेफ होता है। इमरजेंसी में प्रेग्नेंट वुमेन को भी दे सकते हैं। अगर ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप का ब्लड अरेंज नहीं हो पा रहा है तो उस केस में हम ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का पीआरबीसी या होल ब्लड भी दे सकते हैं। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है या उसकी एज 50 ईयर्स से कम है, पेशेंट का ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव है, उस पेशेंट को ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का ब्लड अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप में आरएच पॉजिटिव होता है, जिससे प्रेग्नेंट फीमेल की बॉडी में एंटी-डी एंटीबॉडीज बन सकती हैं। एंटी-डी एंटीबॉडीज बेबी के ब्लड को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं व बेबी की डेथ भी हो सकती है। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।